उसने तो मुझे देखते ही दुआओं से भर दिया। उसने मुझे देखते ही दुआओं से भर दिया। मुझे तो सजदा करने का भी अवसर नहीं मिला। मुझे तो सजदा करने का भी अवसर नहीं मिला। लोग अवसर की तलाश में रहते हैं और पूरा जीवन बीत जाता है अवसर की तलाश करते करते। और जब अवसर आता है तो कुछ न कुछ बहाने चलने लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि सजगता बहुत जरूरी है। जीवन में कई बार परमात्मा हमारे द्वार पर दस्तक देता है। ऐसा कभी नहीं होता कि परमात्मा ने आपके द्वार पर दस्तक न दी होगी, लेकिन हमें कहीं और पाकर निराश लौट जाता है। ओशो एक महान संबुद्ध, जिसका अतीत के किसी भी बुद्ध पुरुष से कोई मुकाबला नहीं हो सकता। एक नया दर्शन, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश ओशो धरती पर लाए। और बचपन से ही इतने क्रांतिकारी, जीने का एक विशेष ढंग उनके बाल्य अवस्था से ही प्रकट होने लगा। हमारे एक मित्र है गाडरवारा में, और ओशो के भी बचपन के मित्र है। उनका नाम है सुखराज भारती। इन्होंने एक बार हमसे बहुत अच्छी चर्चा भी की थी। बताते हैं वो कि ओशो से कैसे मिले। तो कहते हैं कि 9.5 और 10 वर्ष की अवस्था में ओशो ने सीधा ही दूसरी क्लास में एडमिशन लिया। पहली क्लास में नहीं आए, वो सीधा दूसरी क्लास में आए और अपनी चाचा के साथ क्लास के दरवाजे पर आके खड़े हो गए और एक निगाह पूरे कक्षा पे उन्होंने कक्षा को देखा ओशो ने। और सुखराज कहते हैं कि मेरा मन था कि ये काश मेरे पास आकर बैठे। उस जमाने में तो कुर्सी टेबल होते नहीं थे, नीचे टाट बिछा होता था, टाट की पट्टियां होती थी। उन्होंने कहा मेरा बहुत मन करता था कि ये मेरे पास आके बैठ जाए। उन्होंने पूरी कक्षा को देखा और उनके ही पास आकर वे बैठ गए और एक दूसरे से परिचय हुआ। और ओशो ने पूछा उनसे, तुमको ड्राइंग आती है, चित्रकला आती है? पहली मुलाकात में पूछ रहे हैं क्या लिखना? बोले नहीं, मुझे नहीं आती। तो सुखराज कहते तुमको आती? बोले हाँ मुझे आती। बोले चित्र बना के बताओ। उठाई कलम और कागज पर सब पक्षी, कुत्ते, घोड़े सब बना के बता दिए। तो सुखराज कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। ऐसा बनाओ कि बैलगाड़ी हो, उसकी छत भी हो, उसमें आदमी बैठा भी हो, ऐसा कोई चित्र बना के बताओ। कहने की देर थी और फट से चित्र बना के खड़ा कर दी।
अद्भुत प्रतिभा बचपन से ही। वे बताते हैं कि प्रवचन करने की कला तो उनको छुटपन से थी, और क्लास जब छूटती थी, दूसरी कक्षा की बात बता रहा मैं आपको, ये बहुत छोटी उम्र की, 9.5-10 साल की ओशो की उम्र है। कक्षा छूटती थी शाम को, ये सब 10-12 बच्चे खेल के लिए जमा होते थे। तो 1-आध घंटा बच्चे खेलते, और 1 घंटे के बाद वहाँ पर जो अनाज के गोडाउन होते, उस गोडाउन में जाकर ये 8-10 बच्चे बोरियों पर बैठ जाते। यानी ये इनके श्रोता थे। बुद्धा हाल तब भी था, ये आज बुद्धा हाल है ऐसा नहीं है। ये 9.5 साल की उम्र में बुद्धा हाल बन गया था। अनाज की बोरियों पे बच्चे बैठ जाते, और एक बोरी पर ओशो बैठते, और चंद्रकांता संतति, अकबर बीरबल की कहानियाँ, भूतनाथ की कहानियाँ, वे सब वे बोला करते थे और सुनते थे। सारे बच्चे मौन होकर सुनते थे उस उम्र में उनको, और बातें करते थे ऐसी। उनसे पूछा गया कि उस समय का टॉपिक क्या होता था, तो कहने लगे साहब उस समय का टॉपिक होता था, बताते थे कि आकाश में ऐसा है वैसा है, इतने दूर तक ग्रह है, इतने दूर तक नक्षत्र है। यानी बचपन में ही, इतनी छोटी अवस्था में भी इस बालक का चिंतन सितारों के पार जाता है। और एक दिन का जिक्र बड़ा मुस्कुराकर किया उन्होंने कि एक दिन ओशो आए मेरे पास में सुबह सुबह, और कहने लगे यार सुकराज, अभी संसार में रहना अच्छा नहीं लगता, ऊब गए संसार से, वही खाना, वही सोना, वही पीना, वही कपड़े, बोर हो गया मैं। ओशो कह रहे सुकराज से, मैंने सुना है कि ऊपर बहुत अच्छा संसार है, कुछ करना नहीं पड़ता, चीज़ें अपने आप आने लगती है, प्रकट होने लगती है, और खूब आनंद ही आनंद है। तो हम ऊपर चलते हैं यार, अब यहाँ रहने का मतलब कुछ भी नहीं है, हम चलेंगे ऊपर। सुकराज के कैसे जाएंगे? बोले ऊपर से हमको जहाज लेने को आएगा, हमको ऊपर से जहाज लेने को आएगा और हम चलेंगे। तो सुकराज कहने लगे कि अगर हम चले गए तो हमारे माँ बाप हमको ढूंढेंगे कि सुकराज कहाँ गया, रजनीश किधर गए। तो बोले उसकी चिंता मत कर, हम अपने पीछे डुप्लीकेट सुकराज और डुप्लीकेट रजनीश छोड़ के जाएंगे। ओरिजिनल ऊपर जाएगा और डुप्लीकेट हम छोड़ के जाएंगे, तो चिंता मत कर, तू कल तैयार रहना, शाम को जहाज आएगा। अब छोटे बच्चे के मन में ये बात, और बोले एक बात ध्यान रखना, किसी को ये बात बताना मत कि तेरे मेरे बीच की बात है। बोले नहीं बताऊंगा। अब सुबह सुबह सुकराज जी की माँ चाय बना रही है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा सुकराज जी के इस घटना को लेकर कि शाम को जहाज आने वाला है, और हम दोनों बैठ करके उस जहाज से उस दुनिया में जाएंगे। खुशी के मारे पेट में सुकराज जी के बात पच नहीं रही है, और माँ से बोल पड़े। बोले माँ आज मैं चला जाऊंगा। माँ चाय बना रही है। बोले कहाँ? बोले मैं चला जाऊंगा ऊपर आकाश में। बोले तू पागल तो नहीं हो गया, आकाश में चला जाएगा? बोले आप चिंता नहीं करना, मैं जरूर चला जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए डुप्लीकेट सुकराज छोड़ के जाऊंगा। माँ ने क्या लगता है लड़का सरक गया, और नियत समय पर इकट्ठा हुए। संध्या के समय जहाज जब आने का था, ओशो भी पहुँचे, दोनों बच्चे पहुँचे, और ओशो कहते हैं सब ठीक ठाक है? बोले हाँ। किसी को ये बात बताई तो नहीं? बोले हाँ, एक सिर्फ माँ को बता दी। बोले अब जहाज नहीं आएगा। बता दिया तो जहाज नहीं आएगा। तो ऐसे बचपन से ऐसे ऊंचे सपने देखने वाले, चिंतन इतना बड़ा, इतना विराट, एक 9.5 साल का बच्चा देखे कैसा चिंतन करता है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी कल्पना है। और सदा
जो जो विकसित होते गए, जो जो उनकी उम्र होती गई, त्यों त्यों उनका सौंदर्य निखरता गया, सुंदरता निखरती गई। इस सदी में आइंस्टीन ने एक बहुत सुंदर बात खोजी है। जब ये आइंस्टीन ने बात खोजी तो बहुत दिनों तक आइंस्टीन ने इस बात को अपने मन में रखा, बाहर के जगत को बताया नहीं। सोचा अगर मैंने ये बात बता दी तो लोग मुझे पागल समझेंगे। बहुत दिनों तक उसने ये बात आइंस्टीन ने नहीं बताई, लेकिन एक दिन उसे बताना पड़ा। उसने कहा कि मनुष्य के शरीर पर जमीन का गुरुत्वाकर्षण बहुत काम करता है। ये जो जमीन की ग्रेविटी है खींचने की, ये बहुत काम करता है। उसने आगे कहा कि जैसे कोई व्यक्ति की उम्र 30 वर्ष हो और वो किसी और ग्रह पे जाए और वहां पहुंचने में उसको 30 साल लग जाए, और वो उस ग्रह से जब वापस लौटे धरती पर, तो आप ये मत समझना कि उस आदमी की उम्र 90 साल की होगी, वो 30 वर्ष का ही रहेगा। ये आइंस्टीन का वक्तव्य था। जब वो लौटेगा वापस धरती पर, तो आप ये मत समझना कि 30 साल का था जब गया था, 30 साल पहुंचने को लग गए, 30 वापस आने में लग गए, तो ये 90 का हो गया होगा। नहीं, ये 30 वर्ष का ही रहेगा। ये जब धरती पे लौटेगा तो इसके सब संग साथी सब कब्र में जा चुके होंगे, या एक आध कोई निशानी बची होगी आखिरी, लेकिन जब ये लौटेगा तो ये 30 वर्ष का ही रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर जमीन का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता। जमीन की जो ग्रेविटी है, जो खींचती हमें, उससे जो मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है, उस खिंचाव से उसमें आदमी वृद्ध होता है। हमारा बुढ़ापा क्यों आता है? क्योंकि जमीन के साथ बड़ी खिंचाव है। उस खिंचाव को, उस शक्ति को हमको उसका प्रतिरोध करना पड़ता है, इसलिए आदमी बूढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति ध्यान करने लगे तो ध्यानी व्यक्ति के ऊपर भी जमीन का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम काम करता है। इसलिए हम देखते हैं ना कि जो लोग ध्यान करते हैं वे कभी बूढ़े होते ही नहीं, उनका सौंदर्य निखरता चला जाता है। जो जो ध्यान आपके जीवन में आता है, आप जमीन की ग्रेविटी से बाहर निकलने लगते हैं। जमीन की ग्रेविटी काम नहीं करती आप पर, क्योंकि ध्यान आपको मुक्त करता है। ध्यान एक ऐसी संपदा है कि जिसके सामने सारी संपत्ति छोटी पड़ जाती है। ओशो के अपने कार्य करने के ढंग बहुत निराले, बड़े विचित्र, कई घटना है दोस्तों। एक बार का जिक्र आपको सुनाऊं। जब ओशो पूरे भारत में घूमते थे, 30 वर्षों तक ओशो पूरे भारत में घूमते रहे। आज इस शहर में बोल रहे हैं, शाम को कहीं और बोल रहे हैं, सुबह कहीं और बोल रहे हैं, पूरे भारत में घूमे। एक बार का जिक्र है कि ये जालंधर पहुंचे, पंजाब। अच्छा, इनके साथ में सदा ही कम से कम इनके लगेज में 3 और 4 सूटकेस जरूर होते थे जब घूमते थे। तो जालंधर में जिनके यहाँ प्रोग्राम था, जहां इनको रुकना था, कोई अग्रवाल फैमिली थी, और वहां पर अक्सर संत महात्मा उस कोठी में आते ही रहते थे। उसका एक बच्चा था, सतीश अग्रवाल, जिसकी अभी अभी पूना में डेथ हुई। ये ओशो का बाद में सन्यासी हुआ। सतीश उनका एक बच्चा था, अग्रवाल फैमिली का। जब पिता ने सतीश से कहा कि ऐसे ऐसे फलाने संत आचार्य रजनीश जबलपुर से जालंधर प्रवचन करने के लिए आ रहे हैं, तुम जाना उनको स्टेशन पर लेके आना अपनी कार से। सतीश लेने गए, ट्रेन आई, और ओशो सदा ही जितनी भी यात्राएं ओशो ने की, कभी भी नीचे दर्जे में कभी ओशो यात्रा नहीं करते थे, सदा ही फर्स्ट क्लास फर्स्ट में करते थे। ट्रेन रुकी और सतीश छोटे थे उस समय, युवक थे, लेने गए। देखा कि 4 बड़े बड़े सूटकेस हैं
तो सोचा कि ये संत नहीं, कोई स्मगलर जरूर है ये, क्योंकि 4 सूटकेस संत के किस काम के, और बड़े बड़े सूटकेस, इसके सूटकेस की तो मैं तलाशी जरूर लूंगा। घर गए, कमरे में ठहरे, और सतीश बड़ा बेचैन कि कब ये जाए प्रवचन करने, कब मैं सूटकेस खोलूं। लेकिन एक विचार भी करने लगा कि इनके सूटकेस में ताला होगा तो मैं कैसे खोलूंगा। तो संध्या के समय जब ओशो जाने लगे प्रवचन करने जहां उनका प्रवचन था, तो सतीश की तरफ देखकर कहते हैं कि सूटकेस में कोई ताला नहीं है। यानी मन की बात पकड़ ली उन्होंने, कहा कि सूटकेस में कोई ताला नहीं है। जब चले गए, पहला सूटकेस खुला, तो क्या देखते हैं, उस सूटकेस में उनका सिर्फ सोने का तकिया है, वो तकिया साथ लेके चलते थे। एक सूटकेस में सिर्फ पिलो होता था जो सिराने रखते थे। दूसरा सूटकेस खुला तो मालूम पड़ा उस सूटकेस में बॉडी बनाने का बुलवर्कर था। उन दिनों में वो बुलवर्कर की प्रैक्टिस करते थे सफर में। ओशो एक होता ना बुलवर्कर खींचने वाला, ऐसा वो रखते थे एक सूटकेस में। तीसरा सूटकेस खुला, किताबें ही किताबें उसमें पढ़ने की। और चौथे सूटकेस में थोड़ा बहुत अपना जीवन के आवश्यक का सामान था, कपड़े लत्ते का। लेकिन मन की बात को पकड़ लेते थे। आपको एक घटना का जिक्र सुनाऊं जो मेरे साथ घटी। मैं रहने वाला महाराष्ट्र में, बचपन में अमरावती नागपुर के पास, वहां पर ओशो आए। मैं 19 साल का रहा होगा। वो पहला प्रवचन मैंने सुना, और वहां से 80 किलोमीटर दूरी पर कहीं और उनका आगे प्रवचन था, अकोला ओंकार प्रसाद वाचनालय लाइब्रेरी में। हमको भी साथ ले गए, बच्चों को, कि चलो तुम भी चलो, पास में ही प्रवचन है। हम 4-5 बच्चे अकोला चले गए। ओंकार प्रसाद वाचनालय के बड़ी भारी लाइब्रेरी का हॉल था। वहाँ पर मंच पर ओशो को बिठाया और ओशो ने प्रवचन शुरू किया। प्रवचन अपने बहुत पीक पर चला जा रहा है कि अचानक भीड़ में से एक आदमी व्यर्थ में खड़ा हो जाता। बस ओशो धारा प्रवाह बोल रहे हैं और एक व्यक्ति खड़ा हो गया अकारण। कुछ लोग मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते हैं, वे सारे दुनिया का ध्यान चाहते हैं अपनी तरफ। तो व्यक्ति खड़ा हो गया। 1-2 मिनट ओशो अपने प्रभाव में बोलते रहे, कुछ बोला नहीं। जब वो बैठा नहीं 1-2 मिनट के बाद भी, तो सिर्फ ओशो ने हम ऐसे साइड में बैठे थे बच्चे, बोलते बोलते हमारी तरफ बस यूं देखा, सिर्फ दृष्टि से दृष्टि मिली और हम समझे कि वो क्या चाहते। आंख से आंख मिली और मैं धीरे धीरे खिसकता हुआ, भीड़ को चीरता हुआ उस व्यक्ति का मैंने हाथ पकड़ा और मैंने कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे को ढूंढ रही बाहर। बोले अच्छा? बोले हाँ। धीरे से उठाया और उसको बाहर लेके गया। यानी गुरु के आंख के इशारों को पकड़ते आना चाहिए, इतनी संवेदनशीलता होनी चाहिए। और सदगुरु के पास तो खजाने हैं देने के लिए शिष्यों को, अकूत दौलत है उनके पास। हमारे पात्र कम पड़ते हैं उनकी दौलत को लेने के लिए।